मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। चलिए, आज अपन लोग 12th क्लास के लिए इंटर परीक्षा 2026 के लिए एक बैच का आगमन कर रहे हैं, जिस बैच में अभी फिलहाल फिजिक्स क्लासेज ओनली चलेगी। धीरे धीरे करके आपको हम इंफॉर्मेशन दे देंगे कि आपकी कौन सी क्लासेज चलेगी। अभी ये क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगी। बहुत जल्द हम लोग कैमरा सेटअप करते हुए, पूरा सेटअप लेते हुए लाइव क्लासेज देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अभी जो ये क्लासेज चलेगी आपको ओनली रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाएगी। ठीक है, जो भी क्लासेज दी जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाएगी। तो जो अपन लोग अब बात करेंगे वो बात करेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म के लेक्चर की, जो मिलेगी आप लोग को मॉर्निंग में ही मिल जाएगी। 10 बजे के अंदर, मतलब 8 बजे के आसपास आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब अपन लोग शुरुआत करते हैं जो अपना टॉपिक है आज का बैच में। आज क्या क्या बातें होगी वो सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले लेते हैं गणेश जी का नाम। जय गणपति बप्पा, इसका नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं कि गणेश जी किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम लैपटॉप लेते हुए, चश्मा लगाते हुए, और कहते हैं कि चलो शुरुआत करते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। इसका शुरुआत करते हैं। भव्य शुभारंभ हुआ आज का कि आज अब आयुर्वेद बैच 2026 इंटर परीक्षा के लिए अपन लोग गणेश जी का नाम लेते हुए शुभारंभ करते हैं। इसमें जो भी बाधाएं होगी भगवान इस चीज़ को माफ़ करे, और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए ईश्वर से अच्छी कामना करते हैं कि बेहतर रिजल्ट दे, हम सभी को आगे बढ़ाए, और अब हमारे बच्चे को भी बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दे कि आगे चलकर हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर जगह पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक, आज अपन लोग फिजिक्स के बारे में पहले जाने के लिए, फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स के बारे में किस चीज़ की जानकारी मिलती है, हमको फिजिक्स क्यों जानना जरूरी है, क्या नहीं जानेंगे तो क्या हमारी काम में कौन कौन सी रह जाएगी, कौन कौन सी काम में नहीं होगी, क्या ये जानना जरूरी है कि नहीं। तो चलिए अपन लोग आज जानते हैं कि पहला चीज जानते हैं कि फिजिक्स अगर नहीं जाने तो क्या होगा, अगर जान गए तो क्या होगा। तो हम आपको, आपकी जानकारी के लिए आपको अगर हम बता दें तो आप अगर फिजिक्स नहीं जानेंगे तो आप मरेंगे नहीं, जिंदा तो रहेंगे। ऐसा थोड़ी है आप अगर अनपढ़ आदमी है तो आप मर जाइएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मरना तो है नहीं। तो करना क्या है सर? तो करना यही है कि न मरना है न जीना है। जीने के लिए सोचना है कैसे क्या करे, किस पथ पर जाए, कौन सा काम करे, कौन सा काम नहीं करे, इस रास्ते पर चलना है। एक मिनट रुक जाइए। तो फिजिक्स क्यों जानेंगे आप अब जानते हैं। फिजिक्स अगर हम जान लेते हैं तो बहुत सी चीजों का हम अध्ययन कर लेते हैं। जैसे मानकर चलिए, अगर हम फिजिक्स जान ले तो क्या होगा, एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं। अगर आप मानकर चलिए जैसे विद्युत के बारे में जानते हैं, किस चीज के बारे में, विद्युत के बारे में। विद्युत करंट क्या होता है, बिजली क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, क्या ये सब चीज आप जानते हैं? जानते हैं तो हाँ, आप जानने पड़े हैं तो आप जान रहे हैं। जो लोग नहीं जान रहे हैं, क्या वो लोग मर थोड़ी गए हैं? नहीं जानते, अरे भाई नहीं जानते, नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं वो मजे से लेते हैं। हाँ भाई, फलना जगह इतना इस तार में इतना प्रतिरोध होगा, इतना विभव होगा, इतना फलना होगा, इतना चिल्ला होगा, इस तरीका से ये चीज जानते हैं। तो अब अपन लोग फिजिक्स के बारे में बात करें तो सीधा सीधी समझे तो फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स एक विज्ञान की शाखा है, भौतिकी विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के चीजों को फिजिक्स के तौर पर अध्ययन करते हैं, मतलब विज्ञान के तौर पर अध्ययन करते हैं। वो हम लोग कहेंगे उसको भौतिकी। क्या कहेंगे उसको? भौतिकी। क्या कहेंगे? भौतिकी। तो पहला चीज है कि भौतिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। भौतिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। उसके बाद है कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुआ है। किससे हुआ है?
फ्यूसिस से। फिजिक्स की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। मतलब फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति। फिजिक्स की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूसिस से। किससे? फ्यूसिस से। हमारे साथ साथ थोड़ा ध्यान से सुनने का आप प्रयास कीजिएगा कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूसिस से, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। मतलब प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती है कि नहीं होती है? जी मास्टर साहब, होती है। जैसे मान कर चलिए तारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, ग्रह है, बिजली चमकता है, कभी कभी देखते हैं बारिश हो रही है, अपने आसपास के अगल बगल चीज जैसे करेंट, वो तो देखिए। अब आपसे अगर कोई पूछे क्या बिजली प्राकृतिक की देन है, प्रकृति की देन है, या हम लोग खुद निर्माण किए हैं, तो कहने के लिए तो आता है कि बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। क्या वो आविष्कार किया था, मतलब वो पैदा किए हैं बिजली? क्या? तो नहीं, फ्रैंकलिन ने बिजली पैदा नहीं किया है। बिजली किसकी देन है? बिजली प्रकृति की देन है, लेकिन वो पहले से प्रकृति में पाया गया। लेकिन जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ रिसर्च कर रहे थे, मतलब कुछ प्रयास कर रहे थे पतंग उड़ाने का, तो वहां पर उसको उसके वजह से कुछ असर दिखाई दिया, तो उसके कारण वह बिजली का नाम दिया बिजली। जैसे देखिए भारत का खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा। क्या भारत उसके पहले नहीं था? 1498 से पहले भारत नहीं था? जी था। वो आते आते इस चीज का एक नाम दे दिया, हाँ यह भारत है, ये हम भारत पहुंचे हैं। क्या चीज? हम भारत पहुंचे हैं। ऐसे ही विज्ञान में अगर हम कोई चीज का प्रकृति में हो रही घटनाओं का अध्ययन करेंगे, तो वह किस सब्जेक्ट के अंतर्गत करेंगे? तो सब फिजिक्स के अंतर्गत करेंगे। किसके अंतर्गत? फिजिक्स के। हमको पढ़ना क्या क्या है? तो हमको पढ़ना है कि 12वीं के भौतिकी के मुख्यतः 3 शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। 12वीं के भौतिकी में 3 शाखा, मतलब 3 पार्ट होता है फिजिक्स का भी। 12th का फिजिक्स का कितना पार्ट? 3 पार्ट। फिर 11th का अलग होता है। तो 11th में मैकेनिक्स पढ़ते हैं और 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। अब आता है अपन लोग का टॉपिक। अब अपन लोग का टॉपिक आता है कि फिजिक्स में क्या क्या जाने। कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सर फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई है। किससे हुई है? फ्यूसिस से। जिसका अर्थ क्या होता है? सर जिसका अर्थ प्रकृति होता है। फिजिक्स कहते किसको है? प्रकृति के, सॉरी, जिस शास्त्र के अंतर्गत या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? तो सर वही कहलाता है आपको भौतिक विज्ञान। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। मतलब प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसी को बोलेंगे क्या चीज? विज्ञान। और विज्ञान में भी कौन सा विज्ञान? भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो चलिए आगे अपन लोग का आज जानते हैं। पहला चीज जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है आवेश। क्या नाम है? आवेश। उससे पहले अपन लोग जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। ये विद्युत आवेश जो चैप्टर का नाम रखा गया है, ये क्या चीज सोच समझ के रखा गया है? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये विद्युत आवेश होता क्या है? पहला चीज, विद्युत माने क्या चीज? बिजली। विद्युत माने बिजली, करेंट। जैसे आम भाषा में नहीं कह सके फल्ला जगह करेंट लग गए, करेंट लागे से भैंस के मौत भाग गए, आदमी के मौत हो गया, ये हो जाता है बिजली, करंट, वही चीज। और ये आवेश बने हो जाता है चार्ज, जिसके वजह से बिजली चलती है, फिरती है, सॉरी आवेश चलती है तो बिजली का निर्माण होता है। तो बिजली जो हो रही है, मतलब बिजली का अस्तित्व किसके साथ है? आवेश के होने से। किसके होने से? आवेश के होने से। जैसे मान के चलिए आपका अस्तित्व किससे है? अगर हम सांस वगैरह ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो ही हमारा अस्तित्व है। मतलब प्रकृति के साथ हमारा कनेक्शन, सीधा बॉन्डिंग बैठ रहा है, इसी वजह से हमारा अस्तित्व है। अगर प्रकृति के साथ हमारा बॉन्डिंग नहीं बैठेगा तो हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये चीज हम जानेंगे विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत बने करंट, विद्युत बने करंट, विद्युत माने करंट, बिजली, और आवेश मतलब विद्युत जो हो रही है वो आवेश की वजह से हो रही है। मतलब विद्युत का जब अस्तित्व है तो वो आवेश की वजह से ही विद्युत का क्या है? अस्तित्व है। तो ठीक है, तो इन्हीं के बारे में अपन लोग आज जानकारी लेंगे। तो देखते हैं कि अपन लोग का मेन टॉपिक आता है आवेश कहते किसको है। यहाँ पर लिखा गया है कि जिस गुण के कारण कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को आकर्षित या विकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। मतलब क्या हुआ सर, हम कुछ समझे नहीं। आवेश उसको बोलते हैं, सीधा सीधा आप समझिए। पहला चीज आवेश। आवेश
हर जगह पाया जाता है। मतलब मास्टर कुछ समझे नहीं, हर जगह जी, हर जगह मतलब हर एक वस्तु में, इसमें भी आवेश है, इसमें मोबाइल में भी आवेश है, इस माइक में भी आवेश है, इस माइक में भी आवेश है, कह सकते हैं ना, ये बोर्ड में भी आवेश है, हमारे कपड़े में भी आवेश है, मतलब हर एक जगह आवेश है मास्टर। तो जी, आवेश हर एक जगह है। कहाँ है आवेश? हर एक जगह है। तो आवेश कहाँ है? आवेश हर एक जगह है। तो हम क्या बोल रहे थे कि आवेश हर एक जगह है, तो लेकिन वो किस रूप में है? तो आवेश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में हर एक जगह अवेलेबल है। अब यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करता है? कोई वस्तु का निर्माण करता है। किसी के पास गुण होता है, किसी को अट्रैक्ट करने का या किसी को रिपेल करने का, किसी को अट्रैक्ट करने का या किसी को रिपेल करने का। किसके पास गुण होता है? इसी के पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास। यही तीनों क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश। मतलब ये तीसरा तो आवेशहीन होता है। खास करके ये दो चीजों में, इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में क्या पाया जाता है? आवेश पाया जाता है। तो आवेश का डिफिनेशन हम अगर आसानी से लिखने का प्रयास करें तो जिस गुण के कारण, बच्चे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आवेश हुआ, मान के चलिए आवेश क्या है? हर एक पदार्थ में अवेलेबल है कि नहीं है? आवेश हर एक पदार्थ में अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हर एक पदार्थ में अवेलेबल होगा। जब ये दोनों तीनों अवेलेबल रहेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की और रिपेल करने की दोनों क्षमता होगी। कौन कौन सा चीज? अट्रैक्ट एंड रिपेल, अट्रैक्ट एंड रिपेल करने की दोनों की क्षमता होगी। अट्रैक्ट करने की और रिपेल करने के दोनों की क्षमता होगी। तो जिस गुण के कारण कोई पदार्थ तो आकर्षित करता है या विकर्षित करता है, वही पदार्थ आवेश कहलाता है। वही पदार्थ क्या कहलाता है? आवेश। आप इसको आसानी से और हम अगर डिटेल में बताने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा कि जिस गुण के कारण कोई पदार्थ का निर्माण होता है उसे ही आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। मतलब नहीं समझे कुछ सर कि आवेश कहते किसको है? मतलब हो गया कि अगर मानकर चलिए आवेश, जिस गुण के कारण अगर कोई पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो निर्माण किस गुण के कारण हो रहा है? निर्माण हो रहा है या तो अट्रैक्शन के कारण या तो रिपल्सन के कारण। जैसे मानकर चलिए आपके पास, आपके सामने अभी हम कुछ लाते हैं, जिसे मानकर चलिए ये रिमोट है। क्या है? रिमोट। क्या इस रिमोट में इस बटन को जब चिपकाया गया है, क्या इस रिमोट में आप देखिए जब इस बटन को चिपकाया गया है, मान के चलिए ये बटन है, इस बटन को चिपकाया गया है, तो ये किस हिसाब से चिपकाया गया है बताइए? ये बटन जो दिया गया है, मानकर चलिए ये अंदर गया, अंदर से इस पर चिपक गया है, ठीक है। उसके बाद मानकर चलिए इसका बॉडी जो तैयार किया गया है वो चिपका करके तैयार किया है। इसका निर्माण कैसे हुआ? कहीं न कहीं अट्रैक्शन हुआ होगा, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के बीच आकर्षण हुआ होगा, या नहीं तो रिपेल किया होगा। जब रिपेल मतलब विकर्षित किया होगा, जब विकर्षित किया होगा इसको फिर जबरदस्ती सटाने का प्रयास कर रहा होगा। कौन चीज करने का? जबरदस्ती सटाने का प्रयास कर रहा होगा। तो यही इसी गुण को अपन लोग क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो यहाँ पर ध्यान से ये चीज लिख लीजिएगा कि आवेश का डिफिनेशन में कि जिस गुण के कारण किसी पदार्थ का निर्माण होता है वही गुण आवेश कहलाता है। वही गुण क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ध्यान से मेरी बातों को फिर से सुनिएगा। पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण कोई पदार्थ का निर्माण होता है या किसी पदार्थ का निर्माण होता है, उसी गुण को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत आवेश को Q या Q से सूचित किया जाता है। किससे? Q से। मतलब कैपिटल Q से भी सूचित कर सकते हैं या नहीं तो स्मॉल Q सूचित करते हैं। किसको सर? तो आवेश को। किसको? आवेश को। आवेश को किससे सूचित किया जाता है? मेरे साथ बोलिए, आवेश को किससे सूचित किया जाता है? तो प्लस Q से। किससे? प्लस Q से। अगला विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है। अगला आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का SI मात्रक, SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब अंतरराष्ट्रीय तौर पर जो आवेश का मात्रक होता है, किस चीज के तौर पर? अंतरराष्ट्रीय तौर पर। मतलब यही कि अगर हम इस जगह है, इस जगह आवेश को अगर कूलम में माप रहे हैं तो अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, सारे जगह आवेश को किसमें मापा जाता होगा सर? कूलम में मापा जाता होगा। इसी को बोलते हैं SI मात्रक। मतलब इंटरनेशनल के आधार पर और अपने देश के आधार पर हर जगह जिस चीज का मात्रक सेम होता है वो होता है SI मात्रक। जैसे समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकेंड।
क्या हर जगह समय का एसआई मात्रक सेकेंड ही होगा ना, मतलब समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड ही होगा। तभी तो एसआई तभी तो सेकेंड को एसआई मात्रक बनाया गया है, सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई मात्रक बनाया गया है। अगला है अब 1 मिली कूलम बराबर होता है 10 का पावर -3। थोड़ा सा इस रेशियो को याद रखिएगा। 1 मिली बराबर कितना होता है, 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, 1 मिली बराबर होता है 10 का पावर -3। एक माइक्रो कूलम, इसको पढ़ते हैं माइक्रो, इसको क्या पढ़ते हैं, माइक्रो, इसको पढ़ते हैं माइक्रो, इसको पढ़ते हैं माइक्रो, माइक्रो। अगला इसको पढ़ते हैं नैनो, नैनो, NANO, नैनो। इसको पढ़ते हैं पिको, इसको पढ़ते हैं पिको। तो 1 पिको बराबर होता है 10 का पावर -12। अगर यहाँ कूलम लगा दिए 1 पिको कूलम तो हो जाएगा 10 का पावर -12 कूलम। 1 नैनो कूलम बराबर 10 का पावर -9 कूलम। 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 का पावर -100 कूलम। एक बार मेरे साथ इस वीडियो में ही देखते देखते बोलिए, सर 1 मिली कूलम बराबर कितना कूलम होगा, 10 का पावर -3। 1 मिली कूलम बराबर 10 का पावर -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 का पावर -6 कूलम। 1 माइक्रो कूलम बराबर, 1 माइक्रो कूलम बराबर, बोलिए मेरे साथ, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 का पावर -6 कूलम। 1 मिली कूलम बराबर 10 का पावर -3 कूलम। अगला एक एक नैनो कूलम बराबर, नैनो माने 9, नैनो माने 9, टाटा का नैनो नहीं। 1 नैनो कूलम बराबर 10 का पावर -9 कूलम। 1 पिको कूलम बराबर 10 का पावर -12 कूलम। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक। अगला आता है आवेश का सीजीएस मात्रक। कौन सा मात्रक, सीजीएस मात्रक आवेश का होता है स्टेट कूलम। कौन सा चीज, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। आवेश का सीजीएस मात्रक, इसको बोलते हैं सेंटीग्राम सेकंड पद्धति। कौन सा पद्धति, सेंटीग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीग्राम सेकंड पद्धति। सीजीएस मात्रक क्या होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। क्या होता है, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन एएसयू होता है। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलम। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आ जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना स्टेट कूलम होता है, या 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू व्हाट। कभी यहाँ स्टेट कूलम में दे देगा, कभी आपको वहां पर कूलम में दे देगा, ठीक है, कभी फैराड में दे देगा, और चौथा कर देगा सभी। तो आपको क्या टिक करके आना है, सभी। जिससे मानकर चलिए अगर कूलम में पूछ देगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो हो जाएगा -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अगर मानकर चलिए आपको ईएसयू में पूछ देगा स्टेट कूलम में, तो हो जाएगा 3 गुना 10 का पावर 109 नहीं होगा, 10 का पावर 9 होगा। कितना होगा, 10 का पावर 9। तो 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलम हो जाएगा, और हो जाएगा। अगर फैराड में पूछेगा तो 96,500 कूलम हो जाएगा। मतलब 1 कूलम कर देंगे तो 1 बटे आप इतना कर दीजिए ना, 96,500 फैराड बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम। तो अगर इस तरह का तीनों ऑप्शन दे देगा, लास्ट में चौथा में दे देगा इनमें सभी, तो आपको क्या टिक करके आना है सर, सभी टिक करके आना है। तो आवेश का मात्रक के साथ इस तरह से आपके साथ खेल सकता है कौन, बिहार बोर्ड वाला। थोड़ा सा रहता है फिरा हुआ दिमाग का, कुछ भी बना में आता है, इंटर है 12th है, कुछ भी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव बना देगा। तो आराम से आवेश के मात्रक के साथ आपके साथ खेल सकता है। तो याद रखिएगा, जब कूलम में पूछे आवेश का एसआई मात्रक, तो क्या हो जाएगा, कूलम में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ना, एक आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है स्टेट कूलम में 3 गुना 10 के पावर 9। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ आंख बंद कीजिए, मेरे साथ बोलिए सर, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है स्टेट कूलम में, तो 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलम। कितना होता है, 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलम। कितना है, 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलम होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है फैराडे में, तो 1/96,500 फैराडे बराबर 1 कूलम होता है। कितना, 1 कूलम। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, मतलब सीधा याद रखेंगे 1 फैराडे बराबर होता है 96,500
कूलम। अगला आवेश का सबसे छोटा मात्रक, ये सीजीएस मात्रक जो था कौन सा, स्टेट कूलम। पूछ भी सकता है आवेश का सबसे छोटा मात्रक निम्न में कौन है, बड़ा भी दे देगा, बीच वाला दे देगा, छोटका दे देगा, इनमें सभी या कोई नहीं दे देगा। तो आपको क्या करके आना है, सबसे छोटा मात्रक सीजीएस मात्रक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपने लोग का आता है आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। तो अपन लोग जो आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको हम हिंट्स दे देते हैं कि आप थोड़ा सा इसको रटे नहीं, आपको विमा निकालने के लिए आ जाए, ताकि आप बेहतर तरीका से विमा निकाल पाए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समय लगेगा, आपको परेशानी होगी थोड़ा सा याद करने में, क्योंकि ये क्लास 9th में ही पढ़ाया जाता है। कौन से क्लास में, 9th क्लास में। अरे अति पानी लगा, जल्दी से। हाँ चल रहा है, तो क्लिप काट देंगे, क्या करें। सब्जी बोते हो हैं? सब्जी बहुत हो गया, रख लो ना, भोर में खा लेंगे। कभी तुझे पढ़ाते पढ़ाते साला फट रहा तुझे है। सब्जी खाइएगा। भोर में मुड़ी। हाँ। अरे बाप रे। नहीं वो और लगेगा इसमें। रूबी कह रहे भाभी यहाँ तो मैसेज किया है, प्रीतम किया है मैसेज, वो नहीं किया है। नहीं देखते हैं सब। तो अब है लंबाई का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक मीटर होता है, उसका विमा जो होता है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। जैसे मानकर चलिए आपको बने, आप बोलिएगा ये लंबाई का काय बता रहे हैं, हमको निकालना आवेश का है। आवेश हो जाता है आपको, अगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये आवेश जो बता रही, ये चीज दिया गया है, ये आवेश आपको है क्या, कौन सा राशि, व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये व्युत्पन्न राशि जो है, ये 7 को आधारी राशि के सहायता से ही उस राशि का मान निकाला जाएगा। अगर ये 7 आधारी राशि ऐसी चीज है, आप इसको होता है चाटना कहते हैं या पोछना कहते हैं, कि दिमाग में ऐसे करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके एकदम से रट करके दिमाग में रखिए। ये 7 वो जो विमीय सूत्र आप लोग को दे रहे हैं, कौन सा सूत्र, 7 वो विमीय सूत्र जो आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, इसको एकदम दिमाग में रट रट करके रखिए, कि जैसे रखिए लंबाई, लंबाई का क्या होगा, एल, बड़का एल, ऐसे याद रखिएगा, लंबाई का विमा बड़का एल। द्रव्यमान, द्रव्यमान का विमा बड़का एम, इसका अंग्रेजी होता है मास, क्या होता है, मास, जिसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक सेकेंड, एस। आगे विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर, ए। एम्पियर को आई या ए इसका विमा होता है, क्या होता है, आई या ए, क्या होता है, आई या ए। मेरे ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर रिवीजन करवाएंगे। तापमान, तापमान का एसआई मात्रा केल्विन, इसका होता है थीटा, यहाँ क्यू लिख दिया है मिस्टेक से, इसका होता है थीटा, क्या होता है, थीटा। ये थोड़ा सा टैपिंग जो करते हैं ना, उनका मिस्टेक हो जाता है, ये क्या हो जाता है, थीटा। किसका, तापमान का। ज्योति तीव्रता का क्या हो जाता है, कैंडेला, सीडी, क्या हो जाता है, कैंडेला, सीडी, जिसका हो जाता है डायमेंशन क्या चीज, जे। अगला है पदार्थ का परिणाम, यहाँ परिमाण होगा, मिस्टेक हो गया, देख रहे कितना गलती करता है, परिमाण क्या हो जाएगा, पदार्थ का परिमाण।
पदार्थ का परिमाण मोल, इसका हो जाता है कैपिटल एन। तो इस तरह से बीमा आप याद रखिएगा। अब आंख बंद कीजिए, एक बार ओम नमः शिवाय कीजिए, जो भी आपको आपके जो इष्ट है उसका नाम लेकर के आंख बंद कीजिए, मेरे साथ बोलिए। पहला चीज, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, विमा एल, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, विमा इसका क्या हो जाएगा मास एम, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा टी। उसके बाद क्या हो जाएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा का एम्पियर ए, क्या हो जाएगा इसका विमा आई या टी, सॉरी ए, आई या ए। उसके बाद आ जाता है तापमान, तापमान का सही मात्रा केल्विन, केल्विन का विमा के, केल्विन का विमा के, केल्विन का विमा के होगा नहीं, थीटा, केल्विन का विमा थीटा, केल्विन का विमा थीटा। अगला ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी, इसका विमा जे, कैंडेला सीडी इसका विमा जे। पदार्थ का परिमाण मोल, इसका विमा एन। इस तरीका से आप याद रखिएगा। तो आवेश का आप जो डायमेंशन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी, आप इसको आगे जाकर के पढ़ेंगे, ये 10वें क्लास में पढ़ाया जाता है Q बराबर आई टी। तो आई का मान हो गया विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का क्या हो गया आई या ए, तो एगो हो गया आई, और ये देखिए टी माने क्या चीज समय होता है, तो समय का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा आई और टी, आई और टी ओनली इसका बीमा हो जाएगा, जो कि यहाँ निकाल भी है, या तो ए टी होगा या तो आई टी होगा। अब मान के चलिए ये पूछ सकता है एग्जाम में, हम आपको बताते हैं, ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन आवेश का बीमा है, या आवेश की बीमा निम्न में से कौन है। ऑप्शन दे देगा आई टी, ऑप्शन दे देगा ए टी, दे देगा आई बटे टी, एक दे देगा ए बटे टी, तो आप क्या मार्क कीजिएगा, या नहीं तो ये ऑप्शन थोड़ा एक मिस्टेक और एक ऑप्शन चेंज कर देगा, इनमें से सभी या ए और बी दोनों, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ए और बी दोनों। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक। अब अगला आता है कि प्रत्येक पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक परमाणु का सभी भार वेट उसके केंद्रीय भाग के नाभिक में मौजूद रहता है। राहत लिख दिया है, देखिए रहता है, मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे, कणों से, एक पार्टिकल से, जरा नहीं कहते हैं एगो बालू का कण जो ऐसे बालू का कण, ये छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है, इसी को अपन लोग बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि परमाणु निम्न में और अणु क्या होता है, परमाणु और अणु के बारे में आप क्या जानते हैं, तो हम आप क्या जवाब दीजिएगा कि हम परमाणु और अणु के बारे में क्या जानते हैं। तो जवाब क्या देना है, ध्यान से सुनिए। परमाणु कहते किसको है, जो पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है वो परमाणु है, और परमाणु ढेर सारे परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। उस अणु पे ध्यान मत देना जिस अणु के बारे में तुम सोच रहे हो, थोड़ा सा ध्यान को इधर लो, इधर 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 लो, इधर इधर इधर, अणु पे ध्यान नहीं देना है, वो अणु पे नहीं, अणु पे ध्यान देना है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। और ढेर सारे परमाणु मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं, अणु का नहीं, अणु का। किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। और अणु का निर्माण करते हैं तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि अणु और परमाणु में कौन बड़ा है, ऑप्शन देगा अणु, बी परमाणु, सी दोनों बराबर, डी इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट में बताइएगा। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखते देखते पहुंचे हैं तो इस चीज का आंसर आप जरूर कमेंट में टाइप कीजिएगा, इसका आंसर ये होगा। तो चलिए कि प्रत्येक परमाणु 3 प्रकार के मौलिक कणों से मिलकर बना, मतलब हाँ कोई परमाणु जो है, जैसे परमाणु क्या छोटा छोटा कण, वही परमाणु 3 प्रकार के मौलिक कण से बना, मतलब कि जो लाखों करोड़ों अरबों परमाणु दिया गया है, वो जो परमाणु है वो परमाणु किसी भी वस्तु के अंदर 3 प्रकार से मौजूद है, मतलब 3 प्रकार के उसकी प्रकृति के रूप में मौजूद कर दिया है। एक का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन, क्या नाम रख दिया, इलेक्ट्रॉन, दूसरा का नाम प्रोटॉन और तीसरा का नाम न्यूट्रॉन। एक का नाम इलेक्ट्रॉन, दूसरा का नाम प्रोटॉन और तीसरा का नाम क्या रख दिया, न्यूट्रॉन रख दिया। क्या रख दिया, न्यूट्रॉन। तो इसका नाम हो गया इलेक्ट्रॉन, ये मेरा भाई है इलेक्ट्रॉन भाई, दूसरा मेरा छोटा भाई है उसका नाम है प्रोटॉन, और तीसरा मेरा सबसे छोटा भाई है इसका नाम है न्यूट्रॉन।
क्या नाम है? न्यूट्रॉन। क्या नाम है? न्यूट्रॉन। एक मेरा किडनी, एक मेरा फेफड़ा, किडनी फेफड़ा, एक मेरा हृदय। अब आप जान लीजिएगा किडनी फेफड़ा हृदय में क्या अंतर है, थोड़ा सा दिमाग लगा के। ठीक है, तो ये हो गया कि प्रत्येक परमाणु 3 प्रकार के मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। एक का नाम इलेक्ट्रॉन, एक का नाम प्रोटॉन और एक का नाम न्यूट्रॉन। एक का नाम इलेक्ट्रॉन, एक का नाम प्रोटॉन और एक का नाम न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं कि ये जो परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है, किसके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये आप बचपन में पढ़ चुके होंगे। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होता क्या है? इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर ऋणात्मक आवेश मौजूद रहता है। जैसे देखिए कोई वस्तु है, ये वस्तु कोई इस टाइप का बना होता है। ये जो आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है यहाँ पर, ये कक्षा के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये अपना चक्कर काट रहा है। किसका चक्कर काट रहा है? अपने बीवी का चक्कर काट रहा है। ये उसका बीवी है, वो अपने बीवी का चक्कर काट रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी बीवी का चक्कर काट रहा है, ये उसका बीवी है। बीवी के रूप में कौन कौन मौजूद है? प्रोटॉन मौजूद है और ये ललका वाला न्यूट्रॉन मौजूद है। कौन मौजूद है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन अभी क्या कर रहा है? अपनी कक्षा के चारों ओर चक्कर काट रहा है। किसका चक्कर काट रहा है? अपनी बीवी का चक्कर काट रहा है। तो इनके ऊपर ऋणात्मक आवेश मौजूद रहता है। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश मौजूद रहता है? ऋणात्मक आवेश। इसको याद कैसे रखें सर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश मौजूद रहता है। अभी इसके बारे में हम बेस्ट ट्रिक देंगे इलेक्ट्रॉन को याद रखने का, प्रोटॉन को याद रखने का और न्यूट्रॉन को याद रखने का। इनका द्रव्यमान 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg होता है। इसका मतलब बहुत बड़ा या बहुत छोटा? अरे दोगले बहुत छोटा। कितना? बहुत छोटा। 10 का पावर -31 किलोग्राम, मतलब इसका द्रव्यमान, मतलब सीधा इसका द्रव्यमान कुछ न कुछ है। जी मास्टर साहब, इसका द्रव्यमान कुछ न कुछ है। इसका द्रव्यमान कुछ न कुछ है तो इसका अस्तित्व होगा। इसका अस्तित्व जब होगा तो कहीं न कहीं ये आवेश के रूप में होगा। आवेश के रूप में होगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 9.1 × गुना 10 का पावर -31 kg। इसके पास उपस्थित आवेश 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होता है। क्या होता है? 10 का पावर -19 कूलम। 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। इसको भी याद रखेगा। मेरे साथ बोलिए, इलेक्ट्रॉन होता क्या है? यह परमाणु का जो मौलिक कण है 3 गो, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों कण क्या है? सभी कोई वस्तु का जो निर्माण हुआ है इन्हीं 3 कणों की वजह से हुआ है। मतलब यही 3 कणों की मात्रा लाखों करोड़ों अरबों में है तो कोई पदार्थ का निर्माण हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी कक्षा के चारों ओर चक्कर काट रहा है। जैसे आजकल पति सब अपने बीवी का चक्कर काटते रहता है चारों ओर, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चक्कर क्या काटता है? चारों ओर काटता है। तो ये इनके ऊपर उपस्थित आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? सर अगर कूलम में बात करें तो 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम होता है। कितना होता है? 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। यहाँ माइनस लगा दीजिए। अगला, यह नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर काटता है। क्या काटता है? चक्कर। क्या करता है? चक्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रोटॉन। क्या आता है? प्रोटॉन। इनके ऊपर धनात्मक आवेश, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश मास्टर साहब? ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश? ऋणात्मक आवेश। तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश? धनात्मक आवेश मौजूद रहता है, क्योंकि इनके अंदर ही पहले से कण धन आवेशित रहते हैं। कौन सा रहते हैं? धन आवेशित रहते हैं। अगला, इनका द्रव्यमान 1.67 गुना 10 का पावर × 10 का पावर -27 किलोग्राम। सर उसका द्रव्यमान कितना था? उसका द्रव्यमान था 10 का पावर -31 किलोग्राम। इसका द्रव्यमान कितना है? 10 का पावर -27 किलोग्राम। कितना है? 10 का पावर -27 किलोग्राम। अगला है, इन पर आवेश का मान कितना है? तो +1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। कितना है आवेश का मान? +1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन लिख दिया है, कूलम होगा आवेश का मान। ठीक है। अगला, यह नाभिक में स्थित रहता है। किसमें? नाभिक में, केंद्र में स्थित रहता है। ये देखिए प्रोटॉन प्लस वाला, और ये जो इलेक्ट्रॉन है चारों ओर वो क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये चीज दिखा रहा है।
तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान कितना होता है सर? तो माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर कितना आवेश रहता है सर? प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है सर? 9.31 इंटू 10 का पावर माइनस 31 केजी। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान निम्न में से कौन है। आपको कंफ्यूजन कर देगा ऑप्शन दे दे करके। ऑप्शन दे दे करके ध्यान से सुनना है हमारी बातों को और दिमाग में बैठाते चलना है। 5 बार बोलिए मेरे साथ, जय जय श्री राम नहीं बोलना है, अभी ये चीज बोलना है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना, द्रव्यमान और चार्ज कितना, आवेश कितना। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना, प्रोटॉन के ऊपर आवेश कितना और प्रोटॉन के ऊपर द्रव्यमान कितना। चलिए ठीक है, ये चीज था। अब अगला आता है, एक चीज रह जाता है न्यूट्रॉन। क्या रह जाता है? न्यूट्रॉन। इनके ऊपर कोई आवेश मौजूद नहीं रहता है। क्या मौजूद नहीं रहता है? आवेश। इसीलिए यह उदासीन रहता है। इसीलिए क्या रहता है? उदासीन रहता है। इनका द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी। मास्टर साहब ये कुछ समझे नहीं, ये उदासीन रहता है, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे देखिए ये इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर कक्षा में कर रहा है, चक्कर काट रहा है। क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखिए, ये करिया वाला जो आपको दिख रहा है, ये करिया ड्रेस वाली, वही जो करिया ड्रेस है, ये करिया ड्रेस जो आपको दिख रहा है ये है न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। और जो ललका ड्रेस आपको दिख रहा है, ललकी फराक वाली, वो प्रोटॉन है। कौन है? प्रोटॉन। तो ये है प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन है ये आवेशहीन होता है, उदासीन रहता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो इस वैसे ही प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज में माइनस लग जाएगा, प्रोटॉन के पास चार्ज में कुछ नहीं, मतलब प्लस ही रहेगा। तो दोनों मिल करके इस तरह से तीसरा जो होता है वो न्यूट्रॉन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूट्रल। उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो इनके ऊपर कोई आवेश मौजूद नहीं रहता है, इसलिए यह विद्युत उदासीन रहता है। इनका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी, सेम एज प्रोटॉन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? प्रोटॉन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो क्या प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना ही होता है मास्टर साहब? जी मास्टर साहब, इतना ही होता है, 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी। अगली बात, इनका चार्ज क्या होता है? शून्य होता है। हम अभी आप लोग को बताए कि यह आवेशहीन होता है, यह नाभिक में ही स्थित रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पदार्थ में, वस्तु में कहाँ स्थित रहता है? तो सर वो नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कहाँ रहता है? सर नाभिक में। न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? सर उसके साथ चिपक करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं। सर कहाँ रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। तो क्या कुछ समझ में आया? याद रहेगा ये चीज? जी सर, याद रहेगा, पूरी तरीका से याद रहेगा। अब आता है अगला चीज, किसी पदार्थ में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। मतलब सर अगर मानकर चलिए ये है, ये इस तरह से बना लिए, इसमें प्रोटॉन है, इसमें क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। कौन चक्कर काट रहा है? इलेक्ट्रॉन। कहा है कि इलेक्ट्रॉन की बीवी कहाँ बैठी हुई है? सर नाभिक में बैठी हुई है, तो वो अपना बीवी का चक्कर काट रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी बीवी का चक्कर काटता है इस तरीका से, तो मानकर चलिए पहला चीज आपको जानकारी होना चाहिए, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इसकी संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। हमारा क्वेश्चन यह है कि जब परमाणु विद्युत रूप से उदासीन रहता है, मतलब परमाणु को अगर आप किसी वस्तु, वो मतलब सुचालक पदार्थ के संपर्क में लीजिएगा, अगर वो धातु रहेगा तो करंट लगेगा। फिर करंट लगता क्यों है? हमारा क्वेश्चन आपसे ये है, करंट लगता क्यों है? परमाणु विद्युत रूप से उदासीन रहता है, कि उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश और प्रोटॉन के ऊपर जितना आवेश रहेगा, दोनों मिलकर बैलेंस रखा हुआ रहता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर चार्ज की मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा? चार्ज की मात्रा ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जरूर होते हैं जो कह सकते हैं उसको लफड़ागिरी करता है। जैसे मान के चलिए आपके क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 100 बच्चे में 10, 20, 30 बच्चा पढ़ने वाला रहता है, 70 बच्चा लफड़ागिरी ही करता है।
तो क्या वो अगर नल्ला बैठा हुआ है, उनको कुछ लुभा दीजिएगा ना, आप 70 बच्चा को कुछ जरा सा लुभा के प्रयास कीजिएगा, अरे अनिया 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 अनिया, इधर आओ इधर आओ, कोई ये चीज देते हैं, ये चीज दो, ऐसा करो, गाड़ी देते हैं, यहाँ जाओ वहां जाओ, तो वो जल्दी लुभ जाएगा। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे वो नहीं लुभते हैं। आपको चाहिए क्या? आपको पढ़ने वाले बच्चे चाहिए या न पढ़ने वाले बच्चे? ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो ढेर सारा है, अगर ढेर सारी मात्रा में है तो मैक्सिमम इंगेज है। यहाँ पे हम मास्टर जी हम है, हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, 100 बच्चा में ये जो 100 गो इलेक्ट्रॉन है, 100 गो इलेक्ट्रॉन में 90 गो इलेक्ट्रॉन इंगेज है, 10 गो इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो एकदम चाहता है इधरों ही आता है, उधरो हुआ जाता है, कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कोई कुछ लुभा दे। तो जैसे अगर इसको सुचालक पदार्थ है, अगर इसके पास कुछ तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर रहता है, जैसे ये सुचालक पदार्थ है, तो जरा सा इसको थोड़ा सा हिंट क्या मिलता है, तुरंत खत्म हो, मतलब तुरंत इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने लगता है, आदान प्रदान करने लगता है, इससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। मतलब जैसे मानकर चलिए अगर 70 बच्चा पढ़ने वाला है क्लास में, 30 बच्चा नहीं पढ़ने वाला है, अगर 30 बच्चा चुकुर भुकुर कर रहा है, कौन? ये 30 को बच्चा अगर चुकुर भुकुर कर रहा है, अगर मानकर चलिए कोई वैसा चीज उसको मिल जाता है, तो ये गारंटी रहता है कि वो 30 बच्चा पढ़ने वाले 17 बच्चा का कंसंट्रेशन खराब कर देगा। यही चीज यहाँ है कि जैसे ये 5 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन नल्ला रहता है, उतना तरीका से रहता है इंगेज यही, लेकिन मामूली तरीका से इंगेज रहता है इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो जब मामूली तरीका से इलेक्ट्रॉन इंगेज रहता है, तो जैसे उसको कोई बाहर से लुभाता है, वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें इंगेज है उसका भी ध्यान क्या कर देता है, तोड़ देता है, तो इलेक्ट्रॉन तहस नहस हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन तहस नहस हो जाता है, मतलब उसका फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट से क्या करने लगते हैं, जो बंधे हुए थे इंगेज थे, कहीं कहीं बिजी थे, उस बिजी से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, इसीलिए उसमें और पूरा करंट लगने लग जाता है। हमारी बातों को अगर सही से समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, यस सर हम आपकी बातों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये हो गया। तो हमारा क्वेश्चन आपसे है, जब परमाणु विद्युत रूप से उदासीन रहता है तो किसी धातु के करंट प्रभावित कराने पर, किसी धातु में करंट प्रभावित कराने पर करंट कैसे बहने लगती है, व्याख्या करें। व्याख्या करना है आपको अपने शब्दों में। जी हम आपको बता दिए, बस आपको अब रह गया है क्या चीज, कि अपने शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करना है, ये अब आपका रह गया है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं, कुछ थोड़ा सा और रह गया है, इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। इसमें पढ़ना क्या क्या चीज है। पहला चीज आप जान लीजिए, इसमें जानेंगे ये 12th का पोर्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, 3 चीज के बारे में जानेंगे। किस चीज के बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक अलग पोर्शन हो गया, प्रकाशिकी विद्युत ऑप्टिक्स के बारे में अलग पोर्शन हो गया, और मॉडर्न फिजिक्स, 3 पोर्शन के बारे में इसमें जानकारी लेंगे। तो पहला चीज विद्युत चुंबकत्व है, उसमें क्या क्या चीज पढ़ेंगे उसके बारे में बता दें कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकत्व। अगला है, इसमें प्रमुख विषय शामिल होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला, स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब स्थिर आवेश का अध्ययन। जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें विद्युत धारा, प्रभावित विद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है। मतलब अगर आवेश चल रहा है तो वो विद्युत धारा का निर्माण करेगा, वो हो जाता है क्या चीज, स्थिर विद्युत। और विद्युत के अंतर्गत ये विद्युत चुंबकत्व में आ जाता है। किसमें आ जाता है सर? विद्युत चुंबकत्व में। अगला आ जाता है आपको प्रकाशिकी, सॉरी चुंबकत्व और द्रव्य, उसमें चुंबकीय पदार्थों और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। अगला आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सारा चीज उसी में आता है। उसके बाद आता है प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ने के लिए। उसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ने के लिए। ये सारा चीज आपको चुंबकीय जो चैप्टर, चुंबकीय वाला जो पोर्शन है, उसी पोर्शन में आपको ये सारा चीज का बताया जाएगा, एकदम बेस्ट डिटेल से ऐसा चीज बताया जाएगा कि आपको लगेगा कि यार क्या फिजिक्स है, क्या केमिस्ट्री है, क्या मैथमेटिक्स है, क्या हिंदी है, क्या इंग्लिश है। जो भी चीज आप पढ़िएगा, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़िए, अगर आपके टीचर आपको बेस्ट मिलेंगे ना, अगर आपके टीचर आपको बेस्ट मिलेंगे तो वो आपके लिए ही नहीं, चाहे कोई अदर बच्चा भी, अदर कोचिंग हो, अदर इंस्टीट्यूट का बच्चा हो, वो सभी के लिए बेस्ट सोचते हैं, बेस्ट चीज देने का प्रयास करते हैं। तो टीचर बनना आसान बात है, लेकिन बच्चों के लिए कार्य करते रहना, तत्पर रहना, यही शिक्षक की असली परिभाषा है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इस बात को।
अब मिलेंगे अगले क्लास में नए चीज के साथ, लेक्चर नंबर 2 के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।